नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहनलाल जाट और मेरे साथी हैं रक्षित परमार। रक्षित परमार से हम आज बात करेंगे कि ये काव्यांगन संस्था के एक संस्थापक हैं। इसके साथ साथ ये लेखन विधाओं में भी अपनी रुचि रखते हैं। शहर में आकर के इन्होंने युवाओं के लिए कई तरह के नवाचार किए हैं और ये आज के संदर्भ में युवाओं की आवश्यकताओं के बारे में बात करेंगे कि आज के संदर्भ में युवाओं की क्या आवश्यकता है। नमस्कार मोहन जी। और पहला क्वेश्चन दागा है आपने मेरे लिए कि युवाओं की क्या आवश्यकता है। तो एक राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए युवा एक तरह से रीढ़ की हड्डी की तरह है कि देश का युवा जितना सशक्त होगा, जितना एम्पावर्ड होगा, जितनी सहज और एम्पावर्ड सोच होगी उसकी, उसी के अनुसार कोई राष्ट्र आगे बढ़ेगा। आज हम देखते हैं कि दुनिया में भारत का युवा, भारत के पास जो युवाओं की आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। यानी जो 35 जो साल की उम्र से नीचे की जो युवाओं की संख्या है वो पूरी दुनिया में भारत के पास ज़्यादा है। और वो यूथ आज के समय आप देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में, कॉमर्स के फील्ड में, विज्ञान के जो अप्लाइड साइंसेस हैं उनके अंदर युवाओं ने जिस प्रकार से कारनामे किए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब पूरी दुनिया में भारत के युवाओं ने अपनी मिसाल को कायम किया है। तो निश्चित रूप से मोहन जी, युवाओं की बहुत ज़रूरत है। और वो जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले युवा हैं उनके लिए एक नए अवसर के तौर पर मैं देखता हूँ, नई अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण युवाओं ने अब तक मोर्चा नहीं संभाला है। ग्रामीण युवाओं ने देश की सेनाओं में, जो भी हमारी जो थल सेना है, जल सेना है, नौसेना, अपनी ये वायु सेना है या अर्धसैनिक बल है, उनमें उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। देश के प्रशासन में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और अपनी सोच को मर्ज कर देश को एक एंगल दे रहे हैं, एक देश को दिशा दे रहे हैं। अच्छा, और आप ही वर्तमान समय में एनजीओ में काम करते हैं। तो एनजीओ में आप ने ऐसे कई संस्थाओं से जुड़े हैं, ऐसे कई लोगों से जुड़े हैं और फिर आपने लेखन में अपना रुझान दिखाया है। तो आपकी लेखनी में आप किन विचारों को प्राथमिकता देते हैं? क्या आपने लिखने के संदर्भ में क्या थॉट ऐसे हैं जिस पे आपको लिखने के लिए प्रेरित किया है और वो हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपने मोहन जी। तो सबसे पहला आपने क्वेश्चन किया कि मैं क्या काम करता हूँ। तो देखिए, मेरी जो ग्रेजुएशन है वो एग्रीकल्चर में है और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ। तो मैंने एग्रीकल्चर में ही पढ़ाई करी है और वो पढ़ाई का जो पार्ट मेरे दिमाग में मतलब जो रहा है, तो मैं कहीं न कहीं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। चाहे वो एनजीओ में मैं जॉब कर रहा हूँ, बट जितने भी एनजीओज़ में मैंने जॉब किया है वहाँ पर एग्रीकल्चर के इनपुट्स जो मैंने पढ़ा है वो वहाँ पर अप्लाई किया है और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और जो बेनिफिशियरीज़ जिनके साथ मैंने काम किया है वो मेरी बातों से, वो मेरे काम से बहुत सहमत हुआ है। तो जो मेरा पहला काम है वो एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देना है। मैं सोचता हूँ कि ये देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट पे कर सकती है। अभी भी सबसे पहले एग्रीकल्चर ही पे करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसका रेशो अब कम होता जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो देश का गरीब तबका है, कमज़ोर तबका है, जिसके पास बहुत ही कम लैंड होल्डिंग साइज़ है, उसको बूस्टअप किया जाए, उसको नई नई टेक्नोलॉजी दी जाए, तो वो अपना एक जो फ्यूचर है उसके अंदर बना सकता है। दूसरा, आपने लेखन से जुड़ा हुआ एक सवाल किया है मेरे से। तो लेखन मेरा एक बहुत ही मेरी मतलब रुचि है लिखने में। मैंने कभी भी इसको एक व्यवसाय के रूप में नहीं लिया, ये मेरी रुचि है। जब कभी भी मुझे लगता है तो मैं लिखता हूँ और ये न केवल मेरे खुद के बारे में होता है, बल्कि ये समाज के बारे में होता है, युवाओं के बारे में होता है, देश के बारे में होता है, दुनिया के बारे में होता है और जो सामाजिक संरचना, एक जो ढांचा बना हुआ है उसके बारे में होता है। तो आपने कहा कि किसको प्राथमिकता देते हो आप, तो मैं जो प्राथमिकता देता हूँ वो है कि जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे कहीं न कहीं टीस नज़र आती है, जहाँ वीकनेस नज़र आती है, उस मुद्दे को मैं उजागर करने की कोशिश करता हूँ। और सरकारों के लिए भी मैं इधर उधर से कंटेंट को पढ़कर अपने सुझाव देने की कोशिश करता हूँ कि गवर्नमेंट को गुड गवर्नेंस की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, प्रशासन के अंदर जो भी कमियाँ हैं, एक जो अस्थिरता है, इनस्टेबिलिटी है, उसको कैसे स्टेबल किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं पढ़ता हूँ। और देश का युवा जो कि आज के समय बेरोज़गारी के दंगल में धंस चुका है, तो उस युवा को किस प्रकार से मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है,
क्या गवर्नमेंट्स के रोल है, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। और हमेशा ये कोशिश रहती है कि जनता के साथ खड़ा होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं 2014 से जिन लेखकों के साथ में, जिन साथियों के साथ में रहा हूँ, उन सब से मुझे ये सीखने को मिला है कि एक लेखक के रूप में मुझे हमेशा जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं कभी भी सरकारों का पक्ष नहीं लूँगा, मैं कभी भी कॉरपोरेट वर्ल्ड का सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि जनता इस देश में शासन, एक तरह से आप समझते हैं अप्रत्यक्ष रूप से देश में जो शासन होता है वो जनता का होता है। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं जनता की बात को आगे बढ़ाऊं, इसी पर मेरा फोकस रहता है मुझे। दूसरा कि आपने बहुत ही अच्छे विचार रखे हैं और आपकी थॉट समाज में एक वैज्ञानिकता स्थापित करेगी। और आज हमारी जो शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो शिक्षा नीति में सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आज युवा शिक्षित होने के बाद में भी वो रोज़गार के लायक नहीं बनता है। तो ऐसी क्या कमी है हमारी शिक्षा के तंत्र में जिसमें युवा शिक्षित होने के बाद में भी वो स्वरोजगार की ओर नहीं भाग करके एक जॉब को अपना क्राइटेरिया बनाता है, जबकि शिक्षा का बुनियादी लक्ष्य नौकरी पाना नहीं होता है। तो इनके संदर्भ में आप युवाओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए मोहन जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है आपने, और एजुकेशन के ऊपर आपने बात करी है, शिक्षा नीति और उससे जुड़े रोजगार और इन संदर्भ में आपने बात करी है कि करियर को केवल ऐसा ही नहीं बनाया जा सके कि सिर्फ आप जॉब ले सको, क्योंकि शिक्षा को दो संदर्भों में देखा जाएगा। एक शिक्षा वो है जो आपका व्यक्तित्व निर्माण करता है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करता है, लेकिन एक शिक्षा वो भी है जो आपके लिए रोजगार के मार्ग प्रशस्त करता है। तो हमें इन चीज़ों का चुनाव करना पड़ेगा कि शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्तित्व निर्माण में भी सहयोग करे, शिक्षा ऐसी हो जो हमें रोजगार भी प्रदान कर सके। तो दोनों तरह की शिक्षा का समावेश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोनों का समावेश नहीं हुआ तो आप एक जो बैलेंस्ड वे होता है उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि अभी जैसे इंटरव्यू हुआ था हिम्मत सेठ साहब का, तो उन्होंने कहा था कि युवा हमारे देश का कैरियरिस्ट हो गया है, यानी कैरियर पर ही बेस्ड हो गया है। उसको कोचिंग संस्थानों के अलावा, अपनी नौकरी पाने के अलावा और कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो बहुत सही कहा है कि व्यक्तित्व निर्माण की जब हम बात करते हैं तब हम उसकी भूमिका समाज के संदर्भ में देखते हैं और देश के संदर्भ में देखते हैं कि वो सामूहिक रूप से क्या सोच रखता है और क्या कंट्रीब्यूट पे कर सकता है। दूसरी बात आपने कही है, शिक्षा नीति का संदर्भ आपने रोजगार से जोड़कर देखा है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो रोजगार परक शिक्षा देनी होगी, मतलब वो स्किल बेस्ड होनी चाहिए, ऐसे शिक्षा जिससे कि रोजगार पा सकें। पर अभी क्या है कि हमारे देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार, आप देखेंगे तो फोकस क्या रहता है कि मतलब छोटी छोटी स्किल्स पर ध्यान दिया जा रहा है। बहुत सही बात है ये, लेकिन जो मेन स्ट्रीम युवा है, जो हाईली एजुकेटेड है, जो ग्रेजुएट हो चुका है, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड से हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो, चाहे वो ये बैचलर ऑफ आर्ट से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हो, चाहे कॉमर्स सेक्टर से हो, तो उन युवा जो पढ़ने, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद में, मास्टर डिग्री करने के बाद में इस देश में बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनके लेवल की ट्रेनिंग्स एक तो नहीं है, और उनका जो शेड्यूल है पूरा ग्रेजुएशन का, उस दौरान जो ट्रेनिंग एक मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। सिर्फ पाठ्यक्रम कंप्लीट करवाना, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना, पास होना, बस वहीं तक सीमित है। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन पर कोई इतना मतलब क्लोजली वो काम नहीं हो रहा है। इस वजह से हमारा युवा ग्रेजुएशन करने के बाद में भी जॉब नहीं पा रहा है। दूसरी बात कि आप देखिए कि यूनिवर्सिटी के द्वारा एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद में भी अगर कोई युवा दूसरे तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा है तो वो यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उन्होंने आखिर क्या किया कि उनको एक नए प्लेटफॉर्म पर आके एग्ज़ाम सेलेक्ट करने पड़ रहे हैं। तो ये सरकारों के लिए एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। वो सोचें कि यूनिवर्सिटी का अस्तित्व आखिर क्यों है, उसको और कैसे वैल्यूएबल बनाया जाए, इसके बारे में ज़रूर सोचा जाना चाहिए, तभी देश का जो क्राउड है वो कंट्रोल होगा। आप देखते हैं कि जैसे मेडिकल लाइन है, कितने युवा मेडिकल लाइन में जा रहे हैं आज, जैसे कि मेडिकल पर बैठते हैं, कोई रिसर्च सेंटर चला रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, अलग अलग सेवाओं में, तो वो टेक्निकल एजुकेशन मिलने की वजह से जा पा रहे हैं। तो वहाँ उनको कॉम्पिटिशन, जैसे सरकारी क्षेत्र में आने के लिए, प्रशासन का हिस्सा बनने के लिए आपको कठिन से कठिन एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं। कारण बस यही है कि वो चीज़ें आपको वहाँ पर शुरू में नहीं सिखाई गई थी। तो जो ट्रेनिंग की जो कमी होती है ना, एक ट्रेनिंग को मतलब कितना ट्रांसपेरेंट और कितना वैल्यूएबल बनाया जाना चाहिए, इन सब विषयों के ऊपर निश्चित रूप से सरकार को गौर करना चाहिए और नए तरह के स्ट्रक्चर्स का निर्माण करना पड़ेगा। और युवाओं को करियरिस्ट बनाने की बजाय उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साथ ही साथ उसको स्किल्ड बनाने की तरफ, और वो भी प्रोफेशनल स्किल्ड बनाने की तरफ ध्यान देना पड़ेगा।
तभी देश में ये जो आप अस्थिरता देखते हैं वो अस्थिरता निश्चित रूप से कम हो पाएगी। एक क्वेश्चन बार बार ये माइंड में आता है कि युवा जो अपने कैरियर का चुनाव करता है वो उसका स्व निर्णय नहीं होता है। अधिकतम में कुछ युवा किसी सेक्टर में चले जाते हैं, जब उन्हें पूछा जाता है तो कहते हैं कि इनमें हमारी कोई रुचि नहीं है, लेकिन ये हमने माता पिता के कहने से, पड़ोसियों के कहने से उस सेक्टर का चयन किया है। आखिरकार मतलब हमें कह सकते हैं कि युवा यहाँ नेतृत्व का परिचायक होते हुए भी नेतृत्वहीन है, और जो कार्य उसे करना है उसके निर्णय कोई और ले लिया जाता है। तो इस निर्णय और अनिर्णय की स्थिति में आपका क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही जिम्मेदार और आज का एक ऐसा ज्वलंत सवाल उठाया है जो मुझे लगता है कि देश के हर अभिभावकों के लिए और जो हमारी समाज है उसके लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया आपने। और ठीक सिमिलरली आपने जो विश्वविद्यालय हैं, आपने जो ये जितने भी जो बोर्ड हैं, उन सब के लिए भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। मैं दो संदर्भ में बात करूँगा। सबसे पहले सोसाइटी के संदर्भ में बात करूँगा। माता पिता और जो सामाजिक माहौल बनता है कि बच्चे को जबरन मतलब लोगों की देखा देखी के उनके बच्चों को एक ऐसी लाइन में धकेल दिया जाता है ज़बरदस्ती, जहाँ पर जाने की उस बच्चे की इच्छा नहीं होती है। तो कम से कम इन चीज़ों के ऊपर अब कमी आनी चाहिए। मैं ये ऐसा मानता हूँ कि इसमें थोड़ा और अवेयरनेस की ज़रूरत है। बच्चे की प्रायोरिटी पर ध्यान दिया जाए। बच्चे को अभी भी प्राथमिकता नहीं मिलती है, क्योंकि उसके सब्जेक्ट चयन में पेरेंट्स और सोशल जो आसपास के जो मित्र होते हैं उनका प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा होता है। उनके थोड़ा एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से एक दबाव बन जाता है। इस वजह से बच्चा कई बार वो सब्जेक्ट चयन कर लेता है जबकि वो खुद नहीं चाहता है। क्योंकि भाई कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से जब आपको कितना समझ में आ रहा है, आप कितना रिएक्ट कर पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको फाइनली उस टारगेट उसको पूरा करना है, इसके लिए खुद ही आप जिम्मेदार होंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हम अधिकांश बच्चों को देखते हैं कि देश में बच्चों के सुसाइड के मामले बहुत आते हैं, परीक्षाओं में फेल हो जाने की वजह से या टॉप नहीं कर पाने की वजह से, या और भी बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिस वजह से बच्चों को अपने पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं, तो बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न पे मैं आपके मतलब दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का आपका, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट चयन में ये जो मार्किंग का जो एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो ज़्यादा मार्क लाएगा उसका मतलब अच्छे सब्जेक्ट मिलेंगे, और जो कम मार्क्स लाएगा उसको मतलब बहुत ही अनइंटरेस्टेड, जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, वो सब्जेक्ट दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये प्रवृत्ति, ये टेंडेंसी ये बंद होनी चाहिए कम्प्लीटली। क्योंकि किसी युवा का, किसी छात्र का इंटरेस्ट आखिर किस में है, जिस विषय में हो उस विषय में उसको जाने दिया जाना चाहिए। भले ही वो शुरुआत में कमज़ोर हो, लेकिन फाइनली क्योंकि एक बात है कि मान लो आपका इंटरेस्ट किसी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो फिज़िक्स में है, पर आपके मार्क्स कम आए तो आपको केमिस्ट्री मिली है। अब आप उस केमिस्ट्री को कब तक, कहाँ तक लेके जाएंगे बताइए? एक न एक दिन आप घुटने टेक ही देंगे उसके आगे। मतलब आप एक मशीन बनकर नहीं जी सकते। एक इंसान है, आपके कुछ इमोशंस हैं, और इमोशंस के साथ में आप सब्जेक्ट की समझ आपकी कितनी है, उन सब चीज़ों का आप ज़रूर देखेंगे। तो मेरा कहना यह है कि बच्चे की इंटरेस्ट और उसकी समझ क्या है उसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, न कि ये जो मार्किंग का बीच में जो एक मार्किंग कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आप उसकी मतलब पूरी पर्सनालिटी के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर देते हो और उसको अनावश्यक विषय जिसमें कोई रुचि नहीं है बच्चे की, वो पकड़ा दिया जाता है। मेरे ख्याल से ये ट्रेंड आज के समय में हमारे विश्वविद्यालयों में ये बदलना चाहिए, ताकि ऐसे नवाचार होंगे जिसमें देखो कमज़ोर छात्र भी होगा ना, वो अपना बेस्ट टू बेस्ट आउटपुट देने की कोशिश करेगा अपने सब्जेक्ट में। विश्वविद्यालयों में जो अभी आपने बात बताई थी कि मार्किंग के आधार पर ही उनको टैलेंट माना जाता है, वास्तविकता में प्रतिशतता प्रतिभा का आधार नहीं होती। यानी कि प्रतिभा के लिए प्रतिशतता का कोई महत्व नहीं है। और हम ये देखते हैं कि बच्चे एक एग्ज़ाम में पास नहीं होने के बाद में वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सुसाइड को लेकर के आपका क्या विचार है कि ऐसे युवा जो अपने ज़िंदगी से बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, तो इसमें प्रशासन को क्या करना चाहिए और बच्चे के लिए इसमें आप क्या सुझाव देना चाहें ताकि वो अपनी ज़िंदगी में इन नंबरिंग के आधार पर अपने जीवन की यही लीला समाप्त नहीं करें? मोहन जी, समाज का बहुत ही संवेदनशील क्वेश्चन पर आपने बात करी है, और मैं मानता हूँ कि हमारा जो प्रशासन है या सरकार की जो नीतियाँ हैं वो इस प्रश्न को लेकर बहुत ही ढीठ है, बहुत ही संकीर्ण रवैया अपना रही है आज भी। मतलब कोई बदलाव की मुझे इसमें कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती है कि आखिर बच्चा क्या चाहता है, उसके अनुरूप तो उसको हो ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में पॉपुलेशन को लेकर भी है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन सरकारें अगर चाहें
तो इस चीज़ पर बहुत अच्छे से काम कर सकती है, क्योंकि आप हमारे देश की युवा पीढ़ी को सुसाइड करने के लिए नहीं धकेल सकते हैं। आपको प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा ये कि बच्चा क्या चाहता है, वो माहौल प्रोवाइड करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट में ऐसा इस तरह का ढांचा बनाया जाए, इस तरह की अवेयरनेस लाई जाए, इस तरह की ट्रेनिंग्स रखी जाए कि जो अवसाद और डिप्रेशन की जो कंडीशन है उसको तोड़ा जाना ज़रूरी है। ये जो क्रम है वो सामाजिक तौर पर भी देखा जाना चाहिए। परिवार में भी जो, चाहे आप किसी एग्ज़ाम को लेकर बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हो या उसके करियर को लेकर आप बार बार उसको टॉर्चर कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत है। इसमें थोड़ा बहुत सहानुभूति के साथ काम करना पड़ेगा, व्यवस्थित तरीके से, मतलब बच्चे को बिना प्रेशराइज किए आप उसको माहौल तो दो। जब माहौल नहीं मिलेगा तो बच्चा, देखिए मेरे एक दोस्त हैं भूपेश दीक्षित, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और इस फील्ड में काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं। तो हमारा कई बार जब संवाद होता था तो वो बताते हैं कि आखिर सुसाइड बच्चे क्यों करते हैं, सर कोई भी लोग सुसाइड आखिर क्यों करते हैं। तो देखिए, जब संवाद की कमी हो जाती है ना, डायलॉग की कमी, यानी बातचीत करने वाला उससे कोई नहीं होता उस वक्त। जब बातचीत करने वाला कोई नहीं होता, समझाने वाला कोई नहीं होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला जब कोई नहीं होता है, तो किसी के, मतलब ऐसे व्यक्ति के पास कोई फिर विकल्प नहीं बचता है मरने के अलावा। तो हम कोशिश करें कि ऐसा वातावरण तैयार करें, चाहे वो प्रशासन के लेवल पर हो, चाहे वो परिवार के लेवल पर हो, चाहे वो विश्वविद्यालयों के स्तर पर हो, सामूहिक रूप से। और NGOs फील्ड है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप समाज में अवसाद, डिप्रेशन को कम करने के लिए काम कीजिएगा। और हमारे देश का जो युवा है, जो इस तरह के कोचिंग संस्थानों में धंसा पड़ा है, आप उसको वहाँ से बाहर निकालिए और उसको एक सही प्लेटफॉर्म पर लेके आइए। और सरकार और प्रशासन के ऊपर थोड़ा फोर्स लगाइए कि ये जो कोचिंग संस्थान और इनका जो बनने की एक क्रम चल पड़ा है, वो आपके विश्वविद्यालय और स्कूलों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों के ऊपर बात की जानी चाहिए। मोहन जी, हम लेक सिटी उदयपुर में रहते हैं और इसको एशिया की दूसरा नंबर की सिटी और स्मार्ट सिटी कहा जाता है। तो आज के संदर्भ में स्मार्ट सिटी को लेकर के आपके क्या विचार हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि स्मार्ट सिटी बनने से पहले उदयपुर एशिया के टॉप, मतलब ब्यूटीफुल सिटी में नाम आता है। तो जब पहले से ही ब्यूटीफुल है, आप उसको स्मार्ट क्या करोगे? क्या बात, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। पर फिर भी ठीक है कि गवर्नमेंट ने इसको प्रायोरिटी पे रखा है और कुछ अवसंरचनात्मक विकास की जो ज़रूरत महसूस की गई है कि स्मार्ट सिटी के तहत आपको पता होगा कि हर साल उदयपुर शहर के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आता है। तो 100 करोड़ रुपए के बजट को आपको कहीं ना कहीं खर्च करना होता है, लेकिन वो नगर निगम अपनी प्रायोरिटी पर रखकर ये सब चीज़ें काम करता है, ठीक है। पर आमजन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होता है आवागमन को लेकर कि ये जो नए नए तरह के डेवलपमेंट है, उनका कई आरोप होते हैं आमजन के कि ये उदयपुर की जो ब्यूटी है उसको एक बड़ी क्षति पहुंचती है, चाहे हमारे एनवायरनमेंट को हो, चाहे लोगों के आवागमन में एक तरह से वो है। लेकिन सरकार का ऐसा मानना है कि हमें कुछ और नया डेवलप करना है, आधुनिकता की तरफ बढ़ना है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं ये भी मानता हूँ कि जो हमारा पर्यावरण के मामले में उदयपुर जितना ग्रीन हरा भरा है, उस हरे भरेपन को बनाए रखा जाना चाहिए, क्योंकि शहर की पहचान ही उस वजह से है। उदयपुर शहर तो एक हिस्टोरिकल शहर है और अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है, अपनी इतिहास की गाथाओं के लिए जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से उन स्मारकों को, महाराणा प्रताप जैसे वीर पराक्रमी राजा मेवाड़ के महाराणा यहाँ हुए हैं, तो उन विरासतों को संजोने की ज़रूरत है, उनको बदलने की ज़रूरत नहीं है, उनको संरक्षित रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ देख सकें कि वाकई में उदयपुर के महाराणा किस प्रकार रहते थे, किस प्रकार का राज्य था। तो जो उनके अवशेष हैं उनको संरक्षित करना चाहिए, उनको जीर्ण शीर्ण अगर अवस्था में है तो उनको पुनरुद्धार करना चाहिए, न कि ढांचा ही बदल देना। ढांचा नहीं बदलना चाहिए, उसको एज इट इज़ रहने देना चाहिए। बस मरम्मत और रख रखाव का जो कार्य है वो बहुत ठीक ठाक से होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं ये मानता हूँ उदयपुर दुनिया का बहुत ही खूबसूरत शहर है, एशिया का नहीं दुनिया का खूबसूरत शहरों में से नाम आता है। और मैं काफ़ी लंबे समय से उदयपुर शहर में हूँ, काफ़ी लोगों से यहाँ पर मिलना होता है। एक समझ विकसित होने के लिए जो एक एनवायरनमेंट मिलता है ना, वो एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो उदयपुर एनवायरनमेंट के मामले में सामाजिक रूप से भी बहुत ही सशक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस इंटरव्यू के लिए मोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चाहता हूँ कि रक्षित जी परमार के इस इंटरव्यू को आप अधिक से अधिक देखें और सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। मैं बहुत ही युवाओं के लिए एक चिंतनशील विचारधारा के साथ साथ निर्णय लेने वाले प्रश्नों पर आपने प्रकाश डाला है।
और निश्चित ही आपके इन विचारों को जब युवा सुनेंगे तो उनके लिए एक नई दिशा का कार्य करेंगे।